टेम्परामेंट टू अचीव सक्सेस। आज के इस विषय पर हमारे बीके स्वामी भाई के विचार हम जानेंगे। बीके स्वामी भाई बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन है। इन दिनों मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर की सेवा दे रहे हैं। ईश्वरीय परिवार में आए हुए उनको करीब 8 साल हुए हैं। आए दिन हम उनके सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कई जगह सुनते रहते हैं। कई स्कूलों में, कॉलेजों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। ज़्यादातर उनका मेमोरी मैनेजमेंट का विषय रहता है या वर्ड ऑफ स्माइल, और तीसरा सब्जेक्ट होता है डाइल्यूटिंग स्ट्रेसेस। ऐसे कई विषयों पर उन्होंने योगदान दिया है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है, कई जगह उन्होंने अपना वक्तव्य रजू किए हुए हैं। जैसे कहते हैं हमारे में तो इस ब्राह्मण परिवार में अगर किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी अगर हो तो सिर्फ स्वामी भाई की है। उसका भी आप अनुभव कर सकेंगे। तो आज के विषय के ऊपर ओवर टू स्वामी भाई। Om Shanti and good evening. At the outset, let me welcome all of you to this wonderful session on the topic Temperament to Achieve Success. सफलता के लिए मनोदशा। एक बार पापा ऑफिस में बैठे हुए थे और अचानक पापा को फ़ोन आता है और मैसेज ये होता है कि उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जो बच्ची है उनका स्कूल में एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं रहे। शी इज़ डेड इन दैट एक्सीडेंट। पापा को बहुत जोर कर सदमा लगता है और वो उठकर दौड़ते हैं उस स्कूल की तरफ, यही शुभ भावना के साथ कि उन्होंने जो समाचार सुना था वो सत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो उनको समझ में आती कि उन्होंने जो सुना था एकदम सत्य था। पापा एकदम दुखी हो जाते हैं और उन दिनों के बाद, उस दिन के बाद पापा हमेशा अपनी उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को याद करके रोते रहते हैं। बहुत दुखी थे। ना तो उनका ऑफिस में के काम में मन लगता था, ना तो परिवार में मन लगता था। बस हमेशा अपनी उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को याद करते रहते थे। एक दिन पापा रात को सोए हुए थे तो अचानक उनको एक स्वप्न दिखाई देता है और स्वप्न में पापा देखते फरिश्तों की दुनिया, बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे फरिश्ते, सबके हाथ में जला हुआ कैंडल था और वो घूम रहे थे और उस कैंडल के प्रकाश से चारों तरफ दिव्यता थी। पापा सबको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और अचानक उनको दिखाई देते हैं कि दूर उनके अपनी बच्ची भी खड़े हैं फरिश्ते के रूप में। तो पापा उनके पास जाते हैं और जब अपनी बेटी को देखते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि उनकी बेटी के हाथ में भी कैंडल था लेकिन वो कैंडल बुझा हुआ था। तो पापा पूछते हैं, बेटा सबका कैंडल तो जला हुआ है, आपका कैंडल क्यों बुझा हुआ है? और बेटी जवाब देती है, पापा ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे, हमेशा मेरी कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पापा आप इतने रोते हो कि आपके आंसू मेरे कैंडल को बुझा देते हैं, इसलिए पापा प्लीज रोना मत, पापा प्लीज रोना मत। कहने का भाव यह है कि जब हम दुखी होते हैं तो सिर्फ स्वयं दुखी नहीं होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हम बहुतों को दुख दे देते हैं और हमको समझ में भी नहीं आता। उसी तरह अगर हम खुश होते हैं तो सिर्फ स्वयं खुश नहीं होते, हमारे इर्द गिर्द हम बहुतों को खुशी दे देते हैं। कहते हैं लाइफ इज ए वेरी वंडरफुल जर्नी। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है और अगर हम इस यात्रा में चल रहे हैं तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हर पल, हर सेकंड हम खुशी में रहें, हर्षित मुख रहें। इस जर्नी के हर सीन को हमें एंजॉय करना है एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने के पहले हमें सफलता क्या है, व्हाट इज सक्सेस, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा।
कहते हैं सक्सेस इज रिलेटिव. The more the success you have, the more relatives you get. That's what they say. That's one definition. Second definition is, जब हम कहते हैं सक्सेस इज रिलेटिव, अर्थात मेरे लिए जो सफलता है वो अलग होगी, आपके लिए सफलता अलग हो सकती है. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. शायद एक व्यक्ति के लिए सफलता अर्थात एक महीने में 40,000 कमाना होगा, दूसरे के लिए शायद नेम फेम, शायद वो सफलता होगी, या और किसी व्यक्ति के लिए सफलता अर्थात वेरी पीसफुल लाइफ. दैट कुड बी अ पैरामीटर फॉर सक्सेस. प्रश्न लेकिन ये उठता है कि हम कैसे डिफाइन करें कि एम आई रियली सक्सेसफुल और नॉट? हाउ डू आई डिफाइन? डू वी हैव सम काइंड ऑफ अ बैरोमीटर wherein we can find out really am I successful or not? कैसे पता लगाएं? कहते हैं कि जब एक छोटा नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो रोता है और सारी दुनिया उस छोटे से नन्हे से बच्चे को देखकर मुस्कुराती है. सफलता अर्थात हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना महान बनाएं कि जब हम मृत्यु के नजदीक होए ना, और अगर हम अपने जीवन को देखकर अगर मुस्कुरा सकते हैं, देन आई एम सक्सेसफुल. तो वेदर अ पर्सन इज सक्सेसफुल और नॉट, वो कब पता चलेगा? व्हेन आई एम इन द लास्ट फेज ऑफ माई डेथ. जब मैं लास्ट फेज में हूं और अगर मैं अपने लाइफ को रिवाइंड कर कर अगर अपने जीवन को देखकर मुस्कुरा सकता हूं, तो यस, माई लाइफ इज सक्सेसफुल. दैट्स व्हाट द बैरोमीटर इज. When it comes down to transport, एक ऐसे सफल व्यक्ति का जिक्र करना बहुत जरूरी है, who was a pioneer in automobile engineering, a pioneer in aviation industry. Who is that person? Late Shri J.R.D. Tata. एक बार टाटा साहब से पूछा गया, what is the 3 best words you find in English dictionary? Any guess what Tata could have replied? What is the 3 best words you find in English dictionary? Any guess what could be those 3 words? 3 magical words? And he replied, the 3 best words that Tata liked when it comes down to English dictionaries, number 1 is attitude, number 2 is discipline, and number 3 is re-engineer. What could have been the next question? Why do you like these words as the best words? और श्री टाटा का एक बहुत वंडरफुल जवाब था. उन्होंने कहा था, let us assign a numerical value to each alphabet, like A for 1, B for 2, C for 3, D for 4. What value should I assign for Z? Very good, 26. Well, let us start assigning each numerical value to every alphabet and start putting that value here and start counting. A is 1, T is 20, T is 20, I is 9, T is 20, U is 21, D is 4 and E is 5. Total it out, how much do you get that? It equals 100. And the same thing stands true for discipline, and the same thing stands true for re-engineer also. The first and the most important thing for success is attitude. Harvard University research says 85% of a person's success depends upon his or her attitude. Only 15% depends upon how much facts, figures, information that person has. I repeat, it's a Harvard University research. 85% of a person's success depends upon his or her attitude. Only 15% depends upon how much facts, figures, information he or she has. और unfortunately आजकल की academic system क्या करती है? 100 ton loads of information हम अपने बच्चों को देते हैं. Unfortunately, we don't work on their attitude. Positive mental attitude. Discipline is very important. Re-engineer means creativity. Something new. We have to keep on re-engineering. आप देखेंगे, any questions, brother, at the end of the session, please. आप देखेंगे कि जो भी discoveries, inventions हुए हैं, it is at the maximum is been taking place in American and European countries. But today Japan is the market leaders. Why? They have a system of what is known as a Kaizen. Kaizen means constant improvement, slow and steady improvement. Inventions, discoveries उन्होंने की है, लेकिन Japanese जो हैं,
They kept on, adding new things, and they have become market leaders. So that is what one of the pioneers of the transport industry, Shri J.R.D. Tata, had focused. लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो है टेम्परामेंट टू अचीव सक्सेस, सफलता के लिए मनोदशा. और मैं आपको एक बहुत सुंदर यात्रा में लेकर जाऊंगा. सभी रेडी हैं? कैन आई हियर यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू? गुड. आई विल टेक यू टू अ वेरी वंडरफुल जर्नी. और ये जर्नी है एक परिवार का, जिस परिवार में मम्मी, डैडी और 2 बच्चे थे. हर दिन वो रात को भोजन करते थे. डिनर के बाद उनका एक रूटीन था कि वो हमेशा अपने घर के नीचे आते थे और एक आइसक्रीम पार्लर थी, वहां पे वो जाकर आइसक्रीम खाते थे. ये उनका रूटीन प्रोसेस था. उसी दौरान जो पापा जो थे उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी, और जब नई गाड़ी खरीदी तो रात को जब डिनर खाए तो बच्चों ने मम्मी डैडी से कहा, पापा आज हम वो नीचे वाली दुकान से आइसक्रीम नहीं खाएंगे, शहर के बाहर एक बहुत फेमस आइसक्रीम पार्लर है, वहां पे जाकर आइसक्रीम खाएंगे और नई गाड़ी में बैठकर जाएंगे. पापा ने कहा वेरी गुड, मेरी गाड़ी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और सब लोग डिनर खाए और मम्मी डैडी 2 बच्चे वो गाड़ी में बैठे और चले. और जो आइसक्रीम पार्लर में पहुंचे, वेरी फेमस आइसक्रीम पार्लर था, बहुत बड़ा लॉन भी था, गाड़ी में बैठकर चाहिए तो भी मंगा सकते थे. तो पापा ने बच्चों से पूछा, भाई आज कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगे? तो बच्चों ने कहा, पापा आज हम चॉकलेट फ्लेवर खाएंगे. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. ऑर्डर किए, चॉकलेट फ्लेवर आई, उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खाए, गाड़ी स्टार्ट किए और वापस आ गए. दूसरा दिन एज यूजुअल रूटीन के हिसाब से डिनर खाए. बच्चों ने कहा, पापा फिर से हम चलते हैं. नो प्रॉब्लम. वहां गए, पापा ने पूछा आज कौन सी फ्लेवर खाएंगे? तो बच्चों ने कहा, पापा आज हम वनीला फ्लेवर खाएंगे. नो प्रॉब्लम. वनीला मंगाए. कुछ समय के बाद वो वनीला का फ्लेवर आइसक्रीम आया, खाए, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. अब बच्चों ने हंसते हंसते मजाक में कहा, पापा शायद वनीला का और हम आपके गाड़ी के में कुछ कर्म संबंध है, मे बी आवर व्हीकल इज एलर्जिक टू वनीला. पापा ने कहा, चुप, ऐसा थोड़ी ना होता है. और काफी दिनों के बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब भी वो वनीला फ्लेवर खाते थे तो गाड़ी लेट स्टार्ट होती थी. अब दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वनीला में और गाड़ी में कौन सा कर्म संबंध है. तो एक दिन पापा ने सोचा कि चलो भाई मुझे सर्विस इंजीनियर को फोन करना ही पड़ेगा. तो सर्विस इंजीनियर को फोन करते हैं और पहले से बोलते हैं, हे माय डियर इंजीनियर, आई एम परफेक्टली ओके. मेरा दिमाग एकदम ठीक है, क्योंकि मेरी कंप्लेन को सुनकर आपको लगेगा शायद मेरा दिमाग फिर गया है, बट आई एम परफेक्टली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. अभी कंप्लेन नोट कीजिए. कंप्लेन ये है कि जब भी हम चॉकलेट फ्लेवर के खाते हैं तो गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब भी हम वनीला फ्लेवर खाते हैं तो गाड़ी थोड़ी लेट स्टार्ट होती है. सर्विस इंजीनियर का व्हाट? बोला यस, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी. तो सर्विस इंजीनियर को विश्वास नहीं हुआ. तो पापा ने कहा, मुझे मालूम था आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको 2 दिन के लिए अपने घर में डिनर के लिए इन्विटेशन करता हूं, आप आकर खुद जान जाइए. ओके. सर्विस इंजीनियर दूसरे दिन आते हैं, डिनर खाते हैं और सारा परिवार वहां जाता है. तो बच्चे कहते हैं, अंकल आज हम चॉकलेट फ्लेवर खाएंगे, देखो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. चॉकलेट फ्लेवर किए, लिए, गाड़ी स्टार्ट किए, वापस आ गए. बच्चों ने कहा, अंकल बट हैव पेशेंस टिल टुमारो, देखते हैं कल हम वनीला फ्लेवर खाते हैं और आपकी गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है. ओके. दूसरा दिन इसी तरह सर्विस इंजीनियर वाज ऑन टाइम, सारा परिवार गया और जैसे ही वनीला फ्लेवर मंगाए, वनीला फ्लेवर खाए और गाड़ी स्टार्ट किए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है. माय गॉड. सर्विस में, ओह माय गॉड, दिस इज रियलिटी यार, वनीला फ्लेवर खाते हैं तो पता नहीं गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है. तो इमीडिएटली सर्विस इंजीनियर उसके मैनेजर को फोन किया और कहा, सर दिस इज अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम सर, जब भी वनीला फ्लेवर खाते हैं तो हमारी गाड़ी लेट स्टार्ट होती है. मैनेजर ने कहा व्हाट? बोला यस, दैट्स अ रियलिटी. मैनेजर ने कहा पता लगाओ, वेयर इज द प्रॉब्लम? बोला यस सर. बोला जल्दी पता लगाओ नहीं तो हमारी कंपनी बंद पड़ जाएगी. राइट. दिस स्टोरी which I am going to tell you is not a hypothetical story. This story is available in the internet. It had happened with one model of a particular company. और ये जो आर्टिकल था, it has also been published in ISTE जर्नल, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन के जर्नल में मैंने ये पता लगाया कि देयर वाज अ यूनिक प्रॉब्लम. अब सर्विस इंजीनियर इन्वेस्टिगेट करना आरंभ करते हैं कि भाई वनीला फ्लेवर खाने से गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है. तो उसके मैनेजर ने पूछा व्हाट इज योर एक्शन प्लान. तो सर्विस इंजीनियर ने कहा सर हमें पुर्जा चेक करना पड़ेगा, है ना. कोई सी भी गाड़ी होती है ना, उसका मुख्य 3 कंपोनेंट्स होता है जिसको हम ABC कहते हैं. ABC.
What is A? A stands for accelerator, B stands for brake, and C stands for clutch. क्योंकि हम सभी ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस. हम एक एक करके एनालाइज करेंगे. सर्विस इंजीनियर सबसे पहले ए से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेटर. किसी भी गाड़ी में एक्सेलरेटर का फंक्शन क्या होता है? जब हमें गाड़ी को स्पीड चाहिए होता है तो हम एक्सेलरेटर को दबाते हैं, और जब हम एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो ज्यादा फ्यूल इनपुट इंजन सिलेंडर में आता है, तो इट डेवलप्स मोर पावर एंड द व्हीकल पिक्स अप स्पीड. एक्सेलरेटर. जब तक सर्विस इंजीनियर एक्सेलरेटर को इन्वेस्टिगेट करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम ये देखें कि जीवन रूपी यात्रा में सफलता के लिए व्हाट इज द एक्सेलरेटर. व्हाट इज द एक्सेलरेटर. जीवन रूपी यात्रा में अगर सफलता चाहिए, हमारी गाड़ी तभी एक्सेलरेट करेगी व्हेन वी हैव अ विजन इन अवर लाइफ. विजन. जब तक हमें मंजिल नहीं मालूम, लक्ष्य नहीं मालूम, हमारी गाड़ी भागेगी ही नहीं. जब मैं बॉम्बे से यहां की तरफ निकला तो मुझे क्लियर कट मंजिल मालूम थी कि भाई मुझे ज्ञान सरोवर आज सुबह 11 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि मेरा सेशन 4:30 बजे है. बहुत क्लियर कट विजन थी, बहुत क्लियर कट लक्ष्य था, मंजिल था. अगर मंजिल नहीं मालूम है तो हम भटक जाएंगे. एलिस इन वंडरलैंड की कहानी सुनी होगी. एलिस जंगल में जाते हैं एंड शी इज इन द क्रॉस रोड्स. एलिस डज नॉट नो वेयर शी वांट्स टू गो. छोटा सा एक रैबिट फुदकते फुदकते आता है, कहता है एलिस एनी प्रॉब्लम. एलिस कहती है आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हिच रोड आई नीड टू टेक. तो रैबिट कहता है लेकिन बट एलिस टेल मी वेयर डू यू वांट टू गो. एलिस कहती है वो दैट आई डू नॉट नो. तो रैबिट कहते हैं अगर आपको पता ही नहीं कहां जाना है, आप कोई से भी रास्ते से चले जाइए, क्या फर्क गिरता है. वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑफ आवर विजन, ऑफ आवर मिशन. लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए. हमने सभी ने फ्लोरेंस चैडविक का नाम सुना होगा. अ वेरी फेमस विमेन स्विमर, द फर्स्ट लेडी हु क्रॉस द कैटलिना चैनल. अब कैटलिना आइलैंड इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन. वो आइलैंड से लेकर कैलिफोर्निया कोस्ट क्रॉस करने वाले पहले विमेन स्विमर रहे हैं फ्लोरेंस चैडविक ऑन 29 जुलाई 1953. जब पहली बार जब फ्लोरेंस चैडविक उस कैटलिना चैनल को क्रॉस कर रहे थे, ऑन दैट पर्टिकुलर डे इतना ठंड था, द टेम्परेचर वॉज एट अ वेरी लो, माइनस टेम्परेचर में था. जैसे जो पानी जो था ना उसके ब्लड को क्लॉट कर रहा था. और साथ में उनके 2 शिप्स भी चल रहे थे इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम. और सारा दुनिया देख रहा था फ्लोरेंस चैडविक को कि अगर वो सफल हो जाते हैं, शी विल बिकम द फर्स्ट लेडी स्विमर. वो ट्राई करते रहे, तैरते गए, स्विम करते रहे, नॉट फॉर 1 hour 2 hours, फॉर फुल 15 hours. एट द एंड ऑफ 15 hours वो इतने थक गए कि अब उनको लगा कि वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो उन्होंने अपने ट्रेनर, जो शिप में जा रहे थे, तो उन्होंने अपने ट्रेनर को कहा सर प्लीज मुझे उठा लीजिए, मैं और अधिक स्विम नहीं कर सकती. तो उनके ट्रेनर ने कहा प्लीज जस्ट आपका जो मंजिल है सिर्फ आधा माइल आगे है. तो फ्लोरेंस चैडविक ने जब ऊपर उठकर देखा अपनी मंजिल की तरफ, तो इतना कोहरा था, इतना फॉग था कि उनको कैलिफोर्निया कोस्ट दिखाई नहीं दिया. फिर से वो बोलते रहे नहीं सिर्फ आधा माइल आगे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए. और उन्होंने फाइनली उसने कहा सर प्लीज मुझे उठा लीजिए, और फ्लोरेंस चैडविक को उठा लिया गया. और जब वो ठीक हुए और जब उनको पता चला कि उनकी जो मंजिल बहुत नजदीक थी, शी गॉट द शॉक ऑफ हर लाइफ. और उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि अगर मैं वो कैलिफोर्निया कोस्ट को देख पाती तो बी वेरी श्योर आई वुड हैव क्रॉस्ड इट. लेकिन क्योंकि मुझे वो कैलिफोर्निया कोस्ट दिखाई नहीं दिया इतना कोहरे के कारण, आई डिडंट हैव दैट एनर्जी टू स्विम फॉर अनदर हाफ अ माइल. सिर्फ मंजिल समझना तक ही नहीं है, अगर सफलता चाहिए आई शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट. आई शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट. अगर हम ये सफलता चाहते हैं कि विद इन 2 years आई नीड टू हैव नंबर 1 ट्रांसपोर्ट कंपनी इन द एंटायर इंडिया, आई शुड बी एबल टू सी इट. आई शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट. कहते हैं एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, नंबर 2 इन रियलिटी. जो भी घटना इस संसार में होती है वो 2 बार घटना होती है, एक बार व्यक्ति के मन में और दूसरी बार
ठीक स्टैंड में खड़ा हुआ था और मैंने देखा हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड 50% गुटखा ले रहे हैं, रिमेनिंग 50% द वाइफ। मैंने कहा वाह क्या प्रेम है। फिर मैं ये विचार करने लगा कि ये भाई साहब क्यों कर रहे हैं। फिर अचानक मुझे समझ में आया कि जब 7 फेरे लेते हैं तो क्या वायदा करते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आपका प्रेम अमर रहे, है ना। और यही हम कंज्यूम करते हैं। जीवन रूपी सफलता के लिए हमें काफी टाइम ऐसा आता जब हमें ब्रेक लगाना चाहिए। अगर हमें कोई दे रहा है तो वी शुड से नो, नहीं मुझे स्वीकार नहीं करना है। सपोज अगर आपने मंजिल देखी है कि यस 2 साल के बाद मेरी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी होनी चाहिए, और जब आप उस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे जो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत नेगेटिव बातें बताएंगे। प्लीज हमें उस समय उनकी जो बातें सुन रहे हैं ना उस पर ब्रेक लगा दो। डोंट लिसन टू देम, उनको बिल्कुल मत सुनो। एक बार क्या हुआ, 6 दोस्त थे, वो एक लाइन में खड़े हुए और उन्होंने मंजिल सेट की। वो दूर पर्वत के ऊपर पहुंचना है। सब लोग ने हाथ दिखाकर कहा वो पर्वत में पहुंचना है। मंजिल एकदम क्लियर थी, मंजिल देख भी सकते थे और दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते अचानक क्या हुआ, बीच में एक बहुत बड़ा नदी आया। जैसे ही नदी आया तो एक ने कहा ओ माय गॉड, इतनी बड़ी नदी, पता नहीं कितनी गहराई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, 2 रुक गए। अब बाकी 4 लोग किसी तरह आगे बढ़े, भागते गए और एक बहुत बड़ा जंगल मिला। एक ने कहा माय गॉड, जंगल, पता नहीं इसमें शेर होंगे, चीता होंगे, भालू होंगे, पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। एक ने बोला, दूसरे ने सुना और 2 रुक गए और 2 किसी तरह से आगे बढ़ते गए और दौड़ते दौड़ते वो पर्वत के एकदम नीचे पहुंच गए और पर्वत एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह खड़ा था। एक ने कहा माय गॉड, वहां से तो पर्वत ठीक दिख रहा था, यहां तो एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह खड़ा है। एक ने बोला, लेकिन दूसरा चढ़ता गया और एकदम मंजिल पर पहुंच गया। प्रश्न यह है कि 6 में से सिर्फ एक क्यों मंजिल पर पहुंचा? हाँ, दूसरों की बात को नहीं सुना, राइट, परफेक्टली राइट। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर था, यस सर। 6 में से सिर्फ एक क्यों मंजिल पर पहुंचा? हाँ, उनका सर परफेक्टली राइट सर, कहते हैं एम वॉज टू रीच हाई, राइट। एनीथिंग एल्स? सेल्फ कॉन्फिडेंस था, विल पावर था, परफेक्टली राइट। बहनें कुछ बताएंगे? यस, उनका विजन बहुत क्लियर था। ये सभी राइट आंसर्स है, परफेक्टली राइट आंसर्स। लेकिन सही रीजन ये था, वो सिर्फ एक मंजिल पर पहुंचा क्योंकि वह पूरी तरह बहरा था, पूरी तरह बहरा था। जब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं ना, बहुत लोग नेगेटिविटी बताएंगे। पुट अ ब्रेक टू देयर नेगेटिविटी। नहीं, आप वहीं रुको, यहां से यहां तक भी क्रॉस करने के लिए नहीं देना, यहीं पे ब्रेक कर दो, एंड देन हम अपनी मंजिल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। जब सर्विस इंजीनियर ने देखा भाई ब्रेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं वनीला खाने से गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है, उनको समझ भी नहीं आ रहा। तो सर्विस इंजीनियर ने कहा सर शायद क्लच में ही कोई प्रॉब्लम है। सी अर्थात क्लच। अच्छा, गाड़ी में क्लच कब यूज करते हैं? गाड़ी में क्लच कब यूज करते हैं? गियर चेंज करने के लिए। जब भी हमको स्पीड को चेंज करना होता है ना, तो क्लच को यूज करते हैं, है ना, और फिर हम जो गियर में हम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसी तरह जीवन रूपी यात्रा में जब हम बढ़ रहे हैं और कभी ऊपर नीचे होता है ना, जो स्पीड हमको चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो यूज द क्लच। और क्लच क्या करती है, उसकी टेक्निकल फंक्शन क्या होती है, वो डिटैच करती है, प्रेशर प्लेट और गियर प्लेट को डिटैच करती है, राइट। उसी तरह जीवन रूपी यात्रा में जब हम जा रहे हैं, काफी बार ऊपर नीचे होता है तो क्लच दबा के डिटैच करो अपने आप को, डिटैच योरसेल्फ। डिटैचमेंट प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल, जिसको हिंदी में कहते हैं साक्षी हो जाओ, स्पेक्टेटर बन जाओ। और जब हम डिटैच होते हैं, अपने आप को देखो कि कहां प्रॉब्लम है। डिटैच होना बहुत जरूरी है। और अगर हम अपने आप से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो दूसरों को देखकर हम मोटिवेट हुए। समाज में से बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम देखकर, याद करके अपने आप को मोटिवेट कर सकते, अपने आप को चार्ज कर सकते हैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एग्जाम्पल, और वो है सिस्टर रानी मरी का। आप में से भी बहुत लोगों ने सिस्टर रानी मरी के बारे में सुना होगा। ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे और मध्य प्रदेश के एक ट्राइबल एरिया में काम कर रहे थे।
तो वहां के लोगों ने सोचा कि सिस्टर रानी मेरी लोगों को ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक दिन बहुत लोगों ने मिलकर सिस्टर रानी मेरी को ब्रूटली मर्डर किया। उनकी छोटी बहन उस समय त्रिवेंद्रम में एमबीबीएस कोर्स को जस्ट ज्वाइन करने वाले थे, और जब उनकी अपनी बड़ी बहन के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं एमबीबीएस कोर्स नहीं करूंगी, मुझे यही फिर से नन बनना है ना, क्रिश्चियन मिशनरी सिस्टर बनना है। काफी लोगों ने उनको मना करने की कोशिश की, उसने कहा नहीं, मुझे यही रास्ते पर चलना है। और जब उनका कोर्स कंप्लीट हुआ और जब उनका पोस्टिंग का समय आया, उन्होंने कहा मुझे वहीं पर जाकर पोस्टिंग चाहिए जहां पर मेरी बड़ी बहन थी। काफी लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं, मुझे वहीं जाना है। और जब उन्होंने उसी एरिया में पोस्टिंग लिए, द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज जेल में जाकर उन सभी लोगों के कलाई में राखी बांधी जिन्होंने उनकी बड़ी बहन को ब्रूटली मर्डर किया था। कैन वी लर्न समथिंग? समाज के ऐसे कुछ एग्जाम्पल से क्या हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं क्या? सोचने की बात है। हम सभी ने ग्राहम स्टेन्स के बारे में सुना होगा। ग्राहम स्टेन्स जो लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए काफी काम करते थे। जब ग्राहम स्टेन्स और उनके जो 2 लड़कों को एक वैन में डालकर जिंदा जला दिया गया, है ना, और उनके जो वाइफ थे मिसेस ग्राहम स्टेन, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उस व्यक्ति के प्रति कोई भी नफरत नहीं है। जस्ट इमेजिन कीजिए, खुद के हस्बैंड और 2 यंगस्टर्स को जिंदा जला दिया, और मिसेस ग्राहम स्टेन कहती है कि नो, आई हैव गॉट नो इल फीलिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन। हम अपने लाइफ को थोड़ा सा डिटैच होकर इन लोगों के एग्जाम्पल्स को देखें, ऑटोमेटिकली हम चार्ज हो जाएंगे। मैंने एक बार बॉम्बे में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ी थी, बहुत वंडरफुल आर्टिकल थी, एक 10 वर्ष के बच्चे के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को एक पेंटिंग कंपटीशन में इनवाइट किया गया, और जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे जो है ना पेंटिंग कर रहे हैं। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी हो रही थी, जब सेकंड प्राइज अनाउंसमेंट किया गया तो उन्होंने देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने देखा कि 10 वर्ष के बच्चों को ना, 10 वर्ष के ये बच्चे को एक व्यक्ति ना उठाकर स्टेज पर लेकर जा रहा है। तो ये रिपोर्टर को लगा पता नहीं ये बच्चे को क्या हो गया है। जब वो नीचे आए तो उनसे पूछा गया कि भाई एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग, पैर में आपकी कुछ प्रॉब्लम है? तो 10 वर्ष के बच्चे ने कहा मैडम मेरा एक पैर नहीं है। बोला आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? बोला ये जेनेटिक डायबिटीज का प्रॉब्लम था, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा कि एक पैर एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो उस मैडम ने कहा आई एम वेरी सॉरी, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके हम उम्र के बच्चों इतने खेलते कूदते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? और इस 10 वर्ष के बच्चे ने कहा मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारे प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए भगवान बहुत दौड़ धूप करते होंगे, और शायद ये दौड़ धूप करने के लिए भगवान को शायद मजबूत पैरों की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। जस्ट इमेजिन कीजिए, ये 10 वर्ष के बच्चे में ऐसा वंडरफुल एटीट्यूड। एक बहुत अच्छा स्लोगन मैंने पढ़ा था, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ पर्सन हु हैड नो फीट, हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पैर में जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। राइट? भगवान ने तो हमको सही सलामत रख दिया है ना, बस थोड़ा सा डिटैच होके ये सब देखेंगे ना, हमको लगेगा माय गॉड लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इट्स सच अ वंडरफुल जर्नी। ऑटोमेटिकली हमको एनर्जी मिलेगी। जब सर्विस इंजीनियर ने देखा भाई क्लच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं वनीला खाने से गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके मैनेजर ने फोन किया, हे व्हाट्स द प्रॉब्लम? बोला सर एबीसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना व्हाट्स द नेक्स्ट? बोला सर शायद इंजन में ही कोई प्रॉब्लम है। राइट? किसी भी गाड़ी की जो पावर हाउस होती है ना, वो कौन सी होती है? और वो है इंजन। राइट? तो अभी हम इंजन को चेक करेंगे। अच्छा, इंजन में पावर कैसे डेवलप होता है? उसमें पेट्रोल और हवा का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है ना। अगर पेट्रोल इंजन में सिर्फ पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी बढ़ेगी? नहीं। पेट्रोल इंजन में सिर्फ हवा होगी तो गाड़ी चलेगी? नहीं। इन दोनों का एक पर्टिकुलर रेशियो होना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस होना जरूरी है। और फिर अगर स्पार्क करते हैं तो वो एनर्जी डेवलप करती है। जब तक सर्विस इंजीनियर इस इंजन को डिटेक्ट करें, पता लगाए, जीवन रूपी यात्रा के बारे में हम सोचें। और जीवन रूपी यात्रा में अगर सफलता चाहिए तो हमारे लिए इंजन कौन सा है और 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? और वो है
फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फिजिकल भी हम इतने ही स्ट्रांग रहें तो मेंटली भी हम उतना ही स्ट्रांग रहें। फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज इज अ वेरी मेजर रोल। थोड़ा सा हम एक्सरसाइज जरूर करें, है ना। अब गाड़ी की भी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं होगी तो क्या होगा, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाएगी। उसी तरह जीवन रूपी यात्रा के लिए भी हम अपने इस गाड़ी को थोड़ा मेंटेनेंस करें, है ना। इसलिए आप देखेंगे आपके फोल्डर में, है ना, एक टाइम लिखा हुआ है कि वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज है, देखा है। प्लीज एटलीस्ट ये आधा घंटा आप जरूर यूज करो उसको, है ना, क्योंकि वहां पे आप अपने अपने घर परिवार में चले जाते तो इतना बिजी होते हैं शायद हमको टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन ये आधा घंटा में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब आप वापस जाते हैं अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो जस्ट वॉक फॉर 5-10 मिनट्स। थोड़ा बहुत अगर हम इस जॉइंट्स को हिलाएंगे, इट विल लुब्रिकेट द सिस्टम, इट विल क्लियर द सिस्टम टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। फिजिकल हेल्थ। दूसरी बात, जब हम फिजिकल हेल्थ के बारे में कहते हैं और जरूरत बात होती है, दैट इज भोजन। किस प्रकार का हम भोजन स्वीकार करें। जस्ट इमेजिन कीजिए कोई गाड़ी में पेट्रोल के जगह में हम केरोसिन डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, इंजन जाम हो जाएगा। उसी तरह ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी फ्यूल, किस प्रकार का भोजन हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा भोजन करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन। दैट इज गुड फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज गुड फॉर दिस पर्टिकुलर बॉडी, राइट। अच्छा चलो, काफी लोग जो कहते हैं कि नहीं हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है मेंटल हेल्थ, है ना। चलो ये शरीर को रेस्ट या मेंटेनेंस हम 6-8 घंटा सोते हैं तो मिल जाता है, हाउ अबाउट दिस मेंटल हेल्थ, इसके लिए भी तो एक्सरसाइज चाहिए ना। सोचने की बात है, जैसे कंप्यूटर होता ना, कंप्यूटर के जो सीपीयू होती है उसमें एक छोटा सा पंखा होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए आपने कंप्यूटर को ऑन किया और वो पंखा नहीं चल रहा है तो कंप्यूटर कैसे एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। उसके सारे जो फाइल्स होंगे ना इधर उधर हो जाएंगे, नंबर 1 गर्म हो जाएगा, हैंगअप हो जाएगा। सोचने की बात यह है कि कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी पंखे की जरूरत है। हाउ अबाउट दिस ह्यूमन ब्रेन, इसको भी तो कोई पंखे की जरूरत है ना, रिलैक्सेशन चाहिए ना। और आजकल तो ऐसा सिस्टम होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो स्वप्न में भी कितने प्रकार के संकल्प आते हैं। कितनों को तो प्रॉब्लम होती है कि हमको रातों रात नींद नहीं आती है, जस्ट इमेजिन। तो मेंटल हेल्थ ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल। अब मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, चलो शरीर के लिए तो भोजन देते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए भोजन है थॉट्स, संकल्प, विचार। तो कौन से प्रकार के थॉट्स देने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थॉट्स हम देवे। एक बार क्या हुआ, आर्मेनिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया वे बैक इन 1982, 8.2 ऑन द रिक्टर स्केल, और 4 मिनट के अंदर 30,000 लोग आर्मेनिया में मर गए। और उस समय एक व्यक्ति था, उसको अचानक सबसे पहले याद आया अपने बेटे के बारे में। जो समय उसका बेटा जो था ना स्कूल में था, तो पिताजी दौड़ दौड़ कर उस तरफ भागते हैं जहां पे उसका बेटे का क्लासरूम था और फिर एक एक ईंट निकाल कर फेंकते हैं। बहुत लोग आकर उसको सांत्वना देने की कोशिश करते, डोंट वरी, जो हुआ सो हुआ। बस वो एक ही प्रश्न पूछते थे, आर यू हेल्पिंग मी, आप मेरी मदद कर रहे हो, करना है तो करो। करते गए 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा, 32 आवर्स, 36 आवर्स नॉन स्टॉप करते रहे। एट द एंड ऑफ 38th आवर उनको एक आवाज सुनाई दी, पापा मैं इधर हूं। आफ्टर द एंड ऑफ 38 आवर्स कैसे पहुंचे, ओनली वन थिंग, वेरी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। थके नहीं वो, चलते गए और अपने मंजिल तक पहुंचे। किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगे, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगे, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगे, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगे। गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, यही ठोकरें हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे, यही ठोकरें हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंजन, राइट।
जब सर्विस इंजीनियर ने देखा भाई इंजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं वनीला खाने से गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है। तो उसके मैनेजर ने पूछा नेक्स्ट कौन सा सिस्टम चेक कर रहे हो? बोला सर शायद ट्रांसमिशन सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है। पावर जो होती है ना वो ट्रांसमिट होती है व्हील्स तक। कैसे होती है? इट्स अ प्रोसेस। सपोज जस्ट इमेजिन कीजिए ये गाड़ी है और सपोज इंजन है, राइट? पावर डेवलप यहां पे हो रही है, लेकिन इसकी पावर ट्रांसमिशन कहां तक होना चाहिए? टू द व्हील्स। और फिर देन यू हैव अ गियर प्लेट, प्रेशर प्लेट, गियर बॉक्स, एंड देन यू हैव द प्रोपेलर शाफ्ट, you have a small differential and then it is transferred to the wheels, transmit होता है पावर। उसी तरह जीवन रूपी यात्रा में भी जो पावर आती है it should transmit। कैसे ट्रांसमिट होगी? it is through a process। सबसे पहले हम संकल्प करते हैं, फिर कर्म में आता है और फिर भाग्य बनता है। दिस इज अ ट्रांसमिशन प्रोसेस। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत महान हो, लेकिन कैसे होगा? द फर्स्ट प्रोसेस, इंजन से हमको ये पॉजिटिव संकल्प मिल गए, फिर वो कर्म में आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब हम कर्म में वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली भाग्य बन जाता है। अमेरिका में एक बहुत फेमस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से एक बार पूछा गया कि आप इतनी सफलता तक कैसे पहुंचे? तो उसने बहुत वंडरफुल जवाब दिया। उसने कहा मैं एक्चुअली इनिशियल स्टेज में एक टैक्सी ड्राइवर था। माय गॉड, टैक्सी ड्राइवर से आज इतने बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक कैसे बने? और उसने अपने किताब में ये बहुत अच्छा अनुभव लिखा है। बोला जब भी कोई कस्टमर मेरे टैक्सी में आता था तो मैं सबसे पहले उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करता था, और उसके जो बैगेज जो है ना बहुत प्रेम से उसके हाथ से लेता था और डिक्की में रखता था, और उसको दरवाजा खोल के देता था और कहता था प्लीज सर अब बैठिए। और जब वो बैठ जाते थे और वो अपने सीट में आकर गाड़ी स्टार्ट करने के पहले उस व्यक्ति से पूछते थे आपको कहाँ जाना है? नेचुरली कस्टमर कहेगा मुझे यहाँ वहाँ जाना है। तो ये व्यक्ति बोलता था सर, ही यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बोलते थे, सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। ही यूज्ड टू मेक दैट स्टेटमेंट। और जो कस्टमर था उनको बहुत अच्छा लगता है, आज तक उसने ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। और फिर वो गाड़ी चलाता है। थोड़ा देर के बाद वो अपने कस्टमर से पूछता है सर मेरे पास कुछ एक कैसेट्स हैं, वी हैव गॉट डिवाइन सॉन्ग, लाइट म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक है, सर आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे? तो कस्टमर कहता ओके पुट सम लाइट म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक लगाता था। और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने कस्टमर से पूछता था सर मेरे पास कुछ एक न्यूज़पेपर्स भी हैं, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेंगे? और ये व्यक्ति अपना अनुभव बताते हैं कि जब वो अपने डेस्टिनेशन पर या होटल में पहुंचते हैं तो उसको उसके भाड़े से ज्यादा उसको टिप्स मिलते थे, और उस ड्राइवर के सारे नंबर लेते थे और होटल से वो कहते थे कि मुझे यही टैक्सी चाहिए, बिकॉज उसका संकल्प बहुत पॉजिटिव था, उसने उसको कर्म में लेकर आए। और जब कर्म बहुत पॉजिटिव है तो भाग्य तो चमकेगा ही ना। दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, हु आर वी टू चेंज इट। इसलिए संकल्प भी उतना ही महत्वपूर्ण है तो कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलिए आपको मंजिल जरूर मिल जाएंगे, आपको मंजिल जरूर मिल जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द ट्रांसमिशन सिस्टम। जब सर्विस इंजीनियर ने देखा भाई ट्रांसमिशन सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उनको लगने लगा कि वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। ओके, अब प्रॉब्लम कहां पे है? तो मैनेजर ने उससे पूछा भाई नेक्स्ट क्या चेक कर रहे हो? तो उसने कहा सर शायद स्टीयरिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। जब हम गाड़ी स्टीयर करते हैं ड्राइवर सीट में बैठकर तो उसमें दो ऐनक होते हैं जो हमको बहुत मदद करते हैं, व्हाट इज नोन एज द साइड मिरर और द रेयर मिरर, है ना। हमें पीछे का देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह जब हम जीवन रूपी गाड़ी में चल रहे हैं वी शुडंट फॉरगेट द पास्ट, और जो पीछे जो भी हमने गलतियां की है प्लीज मुझे रिपीट नहीं करना है। वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द पास्ट। इसलिए कहते हैं टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, एंड टू रिपीट द सेम मिस्टेक इज फुलिशनेस।
है ना। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, अगर हम उसको माफ करते हैं तो यस हम डिवाइन हैं, लेकिन अगर हम वही गलती बार बार करते हैं तो मैं बेवकूफ हूं, है ना। तो उसी तरह हमें भी अपने पास्ट लाइफ को देखना है कि ऐसे कोई ना कोई कमजोरी होती है जो मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रही है, कौन सी कमजोरी है, और उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और आज के समाज में पर्टिकुलरली इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है एंगर, गुस्सा। बहुत प्रॉब्लम है। आप देखेंगे, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, छोटा सा प्रॉब्लम होगा, वहां कितना बड़ा सीन हम क्रिएट करते हैं और कितना ट्रैफिक जैम हो जाता है। गुस्सा, एंगर। जब भी हम एंगर करें ना तो उसके सामने एक डी लगा दीजिए, क्या होता है? डेंजर, बहुत डेंजरस है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। काफी लोग कहते हैं आजकल के समाज में ना गुस्सा किए बिना रह नहीं सकते हैं। आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को जरूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। लोहा लोहे को जरूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, राइट? इसलिए इस जो कमजोरी से वी हैव टू ओवरकम इट। आप अपने पास्ट लाइफ को देखो, कभी भी हमने गुस्सा कर कर कुछ बात बनी है या बिगड़ी है? बनी है या बिगड़ी है? 100% मैं गारंटी देता हूं बात बिगड़ी है, कभी बनी नहीं है, राइट? एंड देयरफॉर वी शुड लर्न हाउ टू मैनेज एंगर। दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कमजोरी है, अगर ये कमजोरी है तो इसी कमजोरी को हमें शक्ति बनाना है। कैसे करेंगे? एक बार एक युवक था, उसको कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वो रास्ते से चल रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ कट जाता है। बायां हाथ गया तो गया। जब वो ठीक होता है, फिर भी उसको कुश्ती का खेलने का बहुत शौक था। वो अखाड़े में जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे कुश्ती सिखाओगे? गुरुजी उसको देखता है और कहता है, तुझे पता है तेरा बायां हाथ नहीं है? बोला, नहीं मुझे पता है। फिर भी कुश्ती सीखेगा? बोला, जरूर सीखूंगा। ठीक है, अगर तेरे को इतना इंटरेस्ट है तो मैं जरूर सिखाता हूं। और हर दिन गुरुजी उसको दावपेच सिखाना आरंभ करते हैं। काफी दिनों के बाद गुरुजी इस बात को एहसास करता है, ये युवक इस बात को एहसास करता है कि गुरुजी मुझे एक ही दावपेच सिखा रहे हैं। उसको हमेशा मन में ये संकल्प आता है कि गुरुजी मुझे दूसरा दावपेच कब सिखाएंगे, लेकिन पूछ भी नहीं पाते हैं। हर दिन एक ही दावपेच सिखाते रहते। एक दिन गुरुजी अखाड़े में आते हैं और इस युवक से कहते हैं, सामने वाले गांव में कुश्ती का कंपटीशन है, तेरे को जाके भाग लेना है। वो कहता, माय गॉड, एक तो मेरा बायां हाथ नहीं है, ऊपर से गुरुजी ने मुझे एक ही दावपेच सिखाई, एंड ही एक्सपेक्ट्स मी टू गो टू द कंपटीशन। चलो, गुरुजी ने कहा तो जाते तो हैं। वो वहां जाता है, और जैसे ही पहला व्यक्ति आता है, पहला कॉम्पिटिटर आता है, उसको ये आराम से हरा देता है। उसको खुद समझ में नहीं आता मैं जीता कैसे। दूसरा कॉम्पिटिटर आता है, उससे भी वो जीत जाता है। एक के बाद जीतता जाता है और उसको खुद समझ में नहीं आता मैं जीत कैसे रहा हूं। फाइनल में पहुंच जाता है। फाइनल में जैसे ही कॉम्पिटिटर आता है, उसको भी आराम से हरा देता है। उसको ट्रॉफी मिल जाती है, गांव का हीरो बन जाता है। ये ट्रॉफी लेकर दौड़ दौड़ कर गुरुजी के पास आता है, गुरुजी को देता है, उसका चरण छूता है और कहता है, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है। पूछो भाई, कौन सा प्रश्न है? बोला, गुरुजी एक तो मेरा बायां हाथ नहीं था, ऊपर से आपने मुझे एक ही दावपेच सिखाया, मुझे समझ में नहीं आया मैं जीता कैसे। तो गुरुजी कहते हैं, मुझे मालूम था कि आपका बायां हाथ नहीं है, और जानबूझकर मैंने आपको एक ही दावपेच सिखाई, और आप प्रैक्टिस करते गए, एकदम आप एक्सपर्ट बन गए, राइट? जैसे आप अखाड़े में जाते थे और जैसे आपका कॉम्पिटिटर आता था, क्योंकि आपके पास एक ही दावपेच थी, तो आप उस दावपेच से जकड़ लेते थे उसको, क्योंकि आप एक्सपर्ट थे उसमें। और वो दावपेच ऐसा था कि अगर आपके कॉम्पिटिटर को उठना होगा, उसके पास एक ही ऑप्शन थी, और वो ऑप्शन थी कि आपके बाएं हाथ को पकड़ के नीचे करे। वो आपके बाएं हाथ को ढूंढते थे, आपका बाएं हाथ मिलता ही नहीं था। और फिर गुरुजी कहते, मैंने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तन कर दी है। आई हैव कन्वर्टेड योर ग्रेटेस्ट वीकनेस इनटू योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर क्रोध हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, तो उसको हम सबसे बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे करें? जैसे सपोज बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं? छतरी को यूज करते हैं ना, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि बाहर का बारिश मुझे तकलीफ दे। बहुत गर्मी हो रही है तो हम पंखा लगा देंगे, एसी लगा देंगे, राइट? उसी तरह अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करे ना,
हम अपना इंटरनल एयर कंडीशन को ऑन कर दें, इंटरनल अम्ब्रेला को ऑन कर दें, राइट? अब आप पूछेंगे इंटरनल एसी को कैसे ऑन करें? दैट इज अ टेक्निक टॉट इन ब्रह्मा कुमारीज, मेडिटेशन। मेडिटेशन जब सीखेंगे तो ये टेक्निक आपको मिल जाती है, हाउ टू स्विच ऑन द इंटरनल एयर कंडीशन। वैसे एक और बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, जैसे अगर मैं पूछता हूं कि अंधकार क्या है, अंधकार अपने में कोई चीज नहीं है, अंधकार प्रकाश की कमी है। प्रकाश का एक सोर्स होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, लेकिन अंधकार का सोर्स नहीं होता है। उसी तरह क्रोध क्या है? क्रोध है शांति की कमी। तो अगर हमें क्रोध को निकालना है तो क्या करना होगा? जीवन में शांति लेकर आइए, तो ऑटोमेटिकली क्रोध चला जाएगा, राइट? इसे जीवन रूपी यात्रा में भी अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है ना, तो हमें बहुत लोगों का सहयोग चाहिए। हम एक अकेले अपने मंजिल तक शायद पहुंचना मुश्किल होगा, और जब हमें तभी सहयोग मिलेगा जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। और क्रोध हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को बिगाड़ देते हैं। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, ये तमाम जिंदगी भी कम है एक दोस्ती निभाने के लिए। वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। बहुत छोटी सी दुनिया है, पता नहीं आज हैं तो कल रहेंगे कि नहीं, हु नोस। क्यों हम किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति नफरत की अग्नि को लेकर चलें, राइट? जीवन में शांति लेकर आइए, ऑटोमेटिकली क्रोध चला जाएगा। जब सर्विस इंजीनियर ने देखा भाई स्टीयरिंग सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था वनीला खाने से गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है ना? अभी कौन सी सिस्टम बाकी है जो वो इन्वेस्टिगेट करे? प्लीज हेल्प द सर्विस इंजीनियर। आप सभी ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हो, कौन सी सिस्टम इन्वेस्टिगेट करना बाकी है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अच्छा, एक और सिस्टम है, दैट इज नोन एज अ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम भी है। अच्छा, सस्पेंशन सिस्टम का महत्व क्या है? अगर सपोज आपको माउंट आबू से लेकर सपोज बॉम्बे तक जाना है, और एक हमारे है ना जो गवर्नमेंट की जो बसेस होते हैं उसमें आप जाइए, और आप एक लग्जरी में जाइए, कुछ अंतर होगा कि नहीं? अंतर होगा कि नहीं भाई? क्या अंतर होगा? किस में जाना प्रेफर करेंगे? लग्जरी में। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बसेस हैं, नो हर्टिंग ऑफ सेंटिमेंट्स और इमोशंस। हाँ, काफी आजकल इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड टेरिफिक वेरी गुड ब्लू लाइन बसेस हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स। बहुत अच्छे अच्छे बसेस लिए हैं, लेकिन कुछ एक बसेस होते हैं है ना, आप अगर यहां से लेकर बॉम्बे तक जा रहे हैं तो हमारी रोड की भी इतनी कंडीशन होती है कि सेकंड सेकंड आप स्वर्ग को टच करके आ सकते हैं, राइट? लेकिन लग्जरी बस प्रेफर इसलिए करते हैं कि जो भी शॉक्स आते हैं ना, शॉक है ना, वो शॉक अब्जॉर्बर अब्जॉर्ब कर लेता है। प्लेट्स जो होते हैं ना, शॉक अब्जॉर्बिंग प्लेट्स, वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। जब तक सर्विस इंजीनियर सस्पेंशन सिस्टम को देखें, हमारे इस जीवन रूपी यात्रा में भी, हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत शॉक अब्जॉर्बर्स जरूरत हैं। दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। और उसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक मुझे लगता है, और वो है म्यूजिक। म्यूजिक प्लेज अ वेरी मेजर रोल। जब भी आप देखेंगे ना कि गाड़ी जो है, जीवन रूपी यात्रा की गाड़ी बहुत अप डाउन हो रही है, प्ले सम लाइट म्यूजिक। जैसे जब भी मैंने काफी ड्राइवर भाइयों को देखा, जब वो गाड़ी चलाते हैं ना तो बहुत अच्छे अच्छे गीत बजाते हैं, राइट? म्यूजिक हेल्प्स इन रिलैक्सेशन, एंड म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स इन मेडिटेशन ऑल्सो। म्यूजिक कैन प्ले एज अ शॉक अब्जॉर्बर, लेकिन फिर भी इसकी अपनी लिमिटेशंस है। लेकिन असली शॉक अब्जॉर्बर मालूम कौन है? वो हमारे असली दोस्त हो सकते हैं, एंड द बेस्ट शॉक अब्जॉर्बर इज गॉड, भगवान। ही इज द बेस्ट शॉक अब्जॉर्बर, राइट? छोटे बच्चे को आप देखिए, जब वो स्कूल से छूटते हैं ना, और जब वो छोटा सा बच्चा जब अपना रोड क्रॉस करता है और वो अकेला होता है तो क्या करता है? थोड़ा दूर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा भाई गाड़ी कितनी दूर है, वो वापस आ जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस, गेज नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो अपनी मम्मी के साथ होगा तो क्या करेगा? अपना हाथ मम्मी के हाथ में दे देगा, एंड टोटली रिलैक्स्ड। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मी के हाथ में दे देगा, एंड टोटली रिलैक्स्ड। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द मम्मी टू टेक केयर ऑफ मी। उसी तरह जीवन रूपी यात्रा में जब शॉक्स आते हैं ना, तो प्लीज हम अपना हाथ उस परमात्मा के हाथ में दे दें, एंड रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। रिलैक्स हो जाइए। महाभारत में एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताते हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मैंने इसी विद्यालय के में सुना है।
अगर आपने पहला सुना है तो एक बार सुनिए, क्योंकि इस संदर्भ में बहुत अच्छा लगता है। महाभारत में एक दृष्टांत बताते हैं जहां पर अर्जुन को सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारना था, और अगर वो सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को नहीं मारेगा तो वो अपना गांडीव रख देगा और अपने जीवन को त्याग करेगा। राइट, हमने सभी ये दृष्टांत सुने हैं। तो शाम का वक्त था, तो श्री कृष्ण ये सोचते हैं कि भाई कल तक अर्जुन को जयद्रथ को मारना है, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और श्री कृष्ण को लगता है शायद अर्जुन टेरिफिक स्ट्रेस में होंगे, और श्री कृष्ण को लगता है कि मैं अर्जुन के शिविर में जाकर उसको थोड़ा रिलैक्स करूं, सांत्वना दूं। और जब श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर में जाता है तो क्या देखता है ना, अर्जुन आराम से अपने बेड में लेटा हुआ खर्राटे मार के सो रहा है। श्री कृष्ण कहता है ओ माय गॉड, इसको कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारना, खर्राटे मार के सो रहा है, ऐसे कैसे सो सकता है। इमीडिएटली श्री कृष्ण उसको बुलाता है, हे अर्जुन उठ। तो अर्जुन उठता है और श्री कृष्ण को देखता है, और श्री कृष्ण से पूछा, हे अर्जुन, तेरे को कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारना और तू खर्राटे मार के सो रहा है, ऐसे कैसे सो सकता है। एंड अ वेरी वंडरफुल जवाब ऑफ अर्जुन। अर्जुन कहता है, जब भगवान मेरे लिए जागा हुआ है तो मैं सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। If God is awake for me, what else do you expect from me rather than snoring away in peace and bliss and happiness, right? अगर हमको इस शॉक्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहे ना, तो प्लीज हम उस भगवान को दे दे और रिलैक्स हो जाएंगे। इसलिए ये विद्यालय में एक बहुत वंडरफुल टेक्निक है। आप जब आते जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, रात को सोने के पहले 2 मिनट हम भगवान को याद करें और सारा दिनचर्या हम उनको सुनाएं, अप डाउन, पॉजिटिव, नेगेटिव, और भगवान से कहे, भगवान प्लीज टेक केयर ऑफ मी, और आराम से जैसे भगवान के हम गोदी में सो जाएं, एंड यू विल गेट वेरी वंडरफुल पीसफुल स्लीप, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अ सस्पेंशन सिस्टम। एक लास्ट सिस्टम बाकी है, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर हमें अपने आप को चार्ज करना है तो नंबर 1, वी शुड रीड पॉजिटिव बुक्स। अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, राइट। 29th May 1953, Sir Edmund Hillary was the first person to climb the highest mountain, that's the Mount Everest. पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर गए, 29,000 फीट स्ट्रेट अप। लेकिन अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे ना, हाई एडवेंचर्स, हमको पता चलेगा कि सर एडमंड हिलरी पहली बार सफल नहीं हुए थे। 1 साल पहले उन्होंने ट्राई किया था लेकिन असफल हो गए, लेकिन वो वेरी फेमस हो गए सारी दुनिया में कि पहले व्यक्ति जिन्होंने अटेम्प्ट तो किया, और काफी जगह उनको सेमिनार और वर्कशॉप्स में बुलाया गया अपना अनुभव सुनाने के लिए। एक बार वो जैसे ही सेमिनार में आए तो सारे लोग उठ खड़े हुए, और सर एडमंड हिलरी ने देखा एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट थी माउंट एवरेस्ट की, बहुत बड़ा चित्र था माउंट एवरेस्ट का। तो सर एडमंड हिलरी उसके पास गए और कहा, हे माउंट एवरेस्ट, you have defeated me for the first time, but second time I will defeat you, because you have grown all that you can grow, but I'm still growing in my spirits. हे माउंट एवरेस्ट, आप जितना ऊंचाई पर जा सकते थे आप पहुंच गए हो, लेकिन मैं अपने स्पिरिट्स पे अभी भी बढ़ रहा हूं। और दूसरे वर्ष उन्होंने अटेम्प्ट किया और वो सफल हो गए। लोगों ने उनसे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? और सर एडमंड हिलरी ने कहा, The greatest challenge that I faced was not the heavy luggage I was carrying. सबसे बड़ा चैलेंज लगेज नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज वो स्टीप स्लोप नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज वो ग्लेयर ऑफ द स्नो नहीं था, but the greatest challenge I faced was a task of convincing myself, yes, I can do it. Yes, मैं ये कर सकता हूं। जब हम ये स्लोगन अपने लिए कहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम चार्ज हो जाएंगे। तो सबसे पहला है, अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए। नंबर 2, बी इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। अच्छे लोगों के संग में हमें रहना है ना। इससे कहते संग का रंग लग जाता है, राइट, संग का रंग लग जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल पर्सन इज मिसेस किरण बेदी, द फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर ऑफ द कंट्री। 1982 में दिल्ली एशियन गेम्स में मिसेस किरण बेदी जो थे ना, she was managing the traffic, और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना जॉब किया कि many of the male compatriots got jealous of Mrs. किरण बेदी, और उनको पनिशमेंट के रूप में ऐसा जगह ट्रांसफर कर दिया जहां पे कोई जाना भी पसंद नहीं करेगा। कौन सा जगह था वो? दिल्ली तिहाड़ जेल, मोस्ट ड्रेडेड प्लेस। जब मिसेस किरण बेदी ने वहां चार्ज लिया, उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो लोग कोई सोच भी नहीं सकते हैं, and she started transforming the hardcore prisoners and criminals.
मिसेस किरण बेदी काफी एनजीओ यूनिट्स के साथ संपर्क किए, एंड वन ऑफ द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन शी गॉट इन टच विद द ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय, और ये राजयोग मेडिटेशन वहां के लोगों को बताया गया, एंड देयर वाज टेरिफिक ट्रांसफॉर्मेशन. एंड बिकॉज ऑफ हर वंडरफुल जॉब, अ फ्यू इयर्स बैक मिसेस किरण बेदी वाज अवॉर्डेड द मैगसेसे अवार्ड फॉर सोशल सर्विस. अभी रिसेंटली उनको यूनाइटेड नेशंस का भी प्राइज मिला है. अब मिसेस किरण बेदी के संग में देखो हार्डकोर प्रिजनर्स एंड क्रिमिनल्स अपने आप को ट्रांसफर कर दिए. इसलिए कहते हैं संग का रंग लग जाता है. और ये विद्यालय एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है सत्संग करो. सत्संग अर्थात सत्य के संग में रहो, और इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान ही सत्य है. और द थर्ड ऑप्शन टू चार्ज अवरसेल्फ इज गॉड. भगवान सबसे पावरफुल चार्जर है. करेक्ट. इस परमात्मा के साथ भी कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ना. और जब हम भगवान के बारे में कहते हैं ना, तो लोग कहते नहीं हम भगवान के बारे में हम सब कुछ जानते हैं. आज हम आपको बताते हैं शायद हमने अपने भगवान को सही अर्थ में नहीं समझा है. दो कारण हो सकते हैं. पहला कारण, एक तरफ उस भगवान को प्रेम का सागर कहते हैं, और दूसरी तरफ उस प्रेम के सागर से हम सबसे ज्यादा डरते हैं. वी हैव बिकम गॉड फियरिंग रादर देन गॉड लविंग. भगवान से डरते हैं हम. अगर आप में से कोई कहेगा नहीं हम भगवान से नहीं डरते हैं, तो दूसरा कारण है कि भाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड. विडंबना की बात है कि एक तरफ जिस भगवान को हम प्रेम का सागर कह रहे हैं, मोर देन 80% ऑफ द वॉर, जो 80% से जो युद्ध चल रहा है इस सारे संसार में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड. चाहे वो अमेरिका इराक वार हो, अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम हो, आसाम का प्रॉब्लम हो, घाटकों पर या बॉम्बे की ब्लास्ट हो, या गुजरात की प्रॉब्लम हो, ऑल इन द नेम ऑफ गॉड. क्या हमने भगवान को सही अर्थ में समझा है? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का. वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ गॉड, और हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं. कम फ्रेंड्स, लेट अस आल्सो जॉइन. हम भी युद्ध करते हैं भगवान के नाम पर, लेकिन युद्ध करने के पहले उस नाम को हम सही अर्थ में समझें. थोड़ा सा अगर हम अपनी बेसिक कॉमन सेंस समझेंगे ना, तो उस नाम में ही विश्व बंधुत्व समाया हुआ है. हिंदू सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, और हमारे इस्लाम भाई बहनें सेलिब्रेट करते हैं रमजान. थोड़ा सा अगर हमारे कॉमन सेंस होगा तो हम समझ सकते हैं, अरे दिवाली में है अली तो रमजान में है राम. दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM. दिवाली में है दिल DIL और रमजान में जान ZAN. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है. अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है. भगवान को सही अर्थ में समझना जरूरी है. छोटा सा बच्चा जब रेलवे स्टेशन पे जाता है ना मम्मी डैडी के साथ, बहुत खुश होता है ट्रेन्स को देखकर, लोगों को देखकर, स्टॉल्स को देखकर, और इधर उधर भागता है. और अचानक वो छोटा बच्चा अपनी मम्मी डैडी से भटक जाता है. उसकी अवस्था क्या होगी? टोटल डर जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, और उस भीड़ में वो अपनी मम्मी डैडी को ढूंढता है. जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है उसका डर भी बढ़ता जाता है. अचानक दूर खड़े उसके अपनी मम्मी दिख जाते हैं जिसको ढूंढ रहे होते हैं. बच्चा क्या करेगा? दौड़ कर जाएगा, अपनी मम्मी से लिपट जाएगा और रोने लगेगा. खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू. ये क्यों हुआ? क्योंकि इस भीड़ में उसने अपने मम्मी डैडी को आइडेंटिफाई कर पाया. अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ही वुड हैव बीन इन डीप ट्रबल. उसी तरह इस संसार में भी हमें अपने असली मम्मी डैडी को पहचानना है कि आत्मा का पिता कौन है ना, जो आगे के सेशंस में आपको बताया जाएगा कि परमात्मा कौन है. एक बार हमने उस असली मम्मी डैडी को पहचान लिए ना, तो हमारा भी स्ट्रेस, हमारा भी तनाव उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे इस छोटे बच्चे का खत्म हो गया, और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं. जब सर्विस इंजीनियर ने देखा भाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसको समझ में नहीं आया वनीला खाने से गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है. अब उसके मैनेजर ने कहा प्लीज बताइए, नहीं तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, प्लीज फाइंड आउट, प्लीज इन्वेस्टिगेट. तो सर्विस इंजीनियर ने कहा सर शायद हम एक ऐसी कोई डायमेंशन को भूल गए हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला कौन सा डायमेंशन? बोला सर वो तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। और उसने उस परिवार को फोन किया और सर्विस इंजीनियर ने कहा कि अब मैं फिर से 2 दिन आपके यहाँ भोजन के लिए आ रहा हूं। तो परिवार ने कहा नो प्रॉब्लम, कम डाउन। और ये सर्विस इंजीनियर आए, पहला दिन भोजन किए और वो अपने साथ एक नोटपैड और पेन भी लेकर आए। सारा पैरामीटर्स उन्होंने नोट करने लगे। कितने बजे वो घर से निकल रहे हैं, व्हाट इज द टाइम, कितने बजे वो गाड़ी में पहुंचे, कितना प्रेशर था, कितना टेम्परेचर था, अंदर का टेम्परेचर कितना, बाहर का टेम्परेचर, सारा पता लगाने लगे। और कितने बजे गाड़ी स्टार्ट की, कितने बजे वो आइसक्रीम पार्लर पर पहुंची, कितने समय पर उन्होंने वो चॉकलेट फ्लेवर को ऑर्डर किया, कितने समय पर के बाद उनको मिला। पहला दिन चॉकलेट खाए, गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, आराम से वापस आ गए। बच्चों ने हंसते से पूछा अंकल कुछ पता चला? नहीं, देखते हैं देखते हैं। दूसरा दिन इसी तरीके से आए, फिर से गाड़ी में बैठे, फिर से वही नोटपैड। आज के दिन में व्हाट इज द डिफरेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइमिंग। और वहां पहुंचे, वनीला को ऑर्डर किए, वनीला खाए, गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अंकल कुछ पता चला? तो सर्विस इंजीनियर ने कहा यस आई हैव गॉट इट। बच्चों ने कहा अंकल वनीला खाने से गाड़ी लेट क्यों स्टार्ट होती है? तो फिर सर्विस इंजीनियर ने कहा एक ऐसी डायमेंशन को हम भूल गए थे जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, समय। तो बच्चे ने कहा अंकल ये टाइम का, वनीला का, गाड़ी लेट होने का क्या रिलेशन है? फिर सर्विस इंजीनियर ने कहा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम था, बहुत ठंड पड़ रही थी, और जब वो गाड़ी लेकर आइसक्रीम पार्लर पहुंचते थे और जब पहला दिन जब वो चॉकलेट फ्लेवर को ऑर्डर करते थे, क्योंकि वो आइसक्रीम पार्लर बहुत बड़ा शॉप था, चॉकलेट की जो फ्लेवर थी वो स्टोर के एकदम नजदीक रखी जाती थी। तो जो वेटर जो था बहुत जल्दी वो चॉकलेट फ्लेवर लेकर आकर इनको दे देता था, तो टाइम रिक्वायर्ड वाज वेरी वेरी लेस। जब वो वनीला फ्लेवर को ऑर्डर करते थे तो स्टोर में वनीला फ्लेवर को बहुत एंड रखा गया था, तो वेटर को बहुत समय लगता था वो वहां से उठाकर वापस आने तक। और क्योंकि बहुत समय हो जाता था और बहुत ठंड का समय था, तो जो इंजन थी वो ठंड पड़ जाती थी, इसलिए लेट स्टार्ट होती थी। एंड द टेक्निकल आंसर गिवन वॉज वेपर लॉक हो जाता था, वेपर लॉक हो जाता था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइम, समय, राइट। और जब उनको पता चल गया तो इमीडिएटली उन्होंने मॉडल को ठीक कर दिया। जीवन रूपी यात्रा के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेम्परामेंट, मनोदशा यह होनी चाहिए, हमें इस समय के महत्व को समझना है और अभी कौन सा समय चल रहा है इसका भी महत्व समझना है। कैसे समझेंगे? हम जो भी कार्य करते हैं तो स्वस्तिक से आरंभ करते हैं, राइट, स्वस्तिक से स्टार्ट करते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। ये 4 युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कौन सा युग चल रहा है? माई गॉड, ऑल ऑफ यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल है। कलयुग, आपको सब इंफॉर्मेशन है। यह प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद दिन आता है, वेदर वी अग्री और नॉट, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर कि हर रात के बाद दिन जरूर आता है। तो अगर अभी कलयुग का समय चल रहा है तो एक नया सवेरा जरूर आएगा, एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एज दैट इज गोइंग टू कम। एक बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। आप जिस नाम से उसको पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं। आप उसको सतयुग कहो, वैकुंठ कहो, यू कॉल इट पैराडाइज, यू कॉल इट गार्डन ऑफ ईडन, यू कॉल इट अल्लाह का बगीचा, बहिश्त, जन्नत, आप जिस नाम से पुकारना चाहते हैं वो पुकार सकते हैं। एक ऐसी सुंदर दुनिया ये धरती पर आने वाली है। और इस सुंदर दुनिया क्यों आएगी? क्योंकि अभी का समय ऐसा चल रहा है जब स्वयं भगवान ये धरती पर आकर समय का महत्व, स्वयं का परिचय और युगों का परिचय आकर देते हैं। दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर हमें सफलता को पाना है तो इस समय के महत्व को जानना है, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा युग आने वाला है जहां पर, है ना तो कोई ब्रेकडाउन होगी, ना तो कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है। आप सभी उस दुनिया में आना चाहते हैं? चलेंगे इस दुनिया में? कितने लोग आना चाहते हैं? हाथ उठाइए। माय गॉड, वेरी गुड। तो आप सभी को उस दुनिया में आने का हार्दिक स्वागत है ना। लास्ट एक बात हम बताकर एंड करना चाहेंगे। अगर आप में से इसको सारा समराइज अगर मुझे करना है, सफलता के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होना बहुत बहुत जरूरी है।
अगर वो क्वालिटी होगी ना तो ऑटोमेटिकली हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। और वो क्वालिटी मालूम कौन सी है? बचपन से मैंने कहानी सुनी थी, आप लोग ने भी ये कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, वो भगवान को बहुत याद करता है, तो भगवान उस पर खुश हो जाते हैं और भगवान उससे पूछते हैं कि बता तेरे को क्या चीज चाहिए, बस एक ही कंडीशन है कि जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। हमने सभी सुनी है ना ये कहानी, राइट? तो वो व्यक्ति कहता है भगवान मुझको एक गाड़ी दे दो तो पड़ोसी की 2 गाड़ी, भगवान एक बंगलो दे दो तो पड़ोसी के 2 बंगलो। तो वो क्या करता है? हाँ, वो कहता है हे भगवान मेरी एक आंख ले लो तो पड़ोसी के दोनों आंख गायब हो जाते है ना। अब इसका पार्ट 2 स्टोरी इस तरह आगे बढ़ता है कि अचानक उसका जो पड़ोसी होता ना जिसके दोनों आंख चले जाते, वो भगवान को बुलाता, हे भगवान अचानक मेरे दोनों आंख गए, प्लीज कम एंड हेल्प मी। तो भगवान प्रत्यक्ष होता है, बोलता है बोल क्या हो गया? बोला भगवान मेरे दोनों आंख चले गए। तो भगवान कहता मैं क्या कर सकता हूं, तेरे पड़ोसी ने ऐसा वरदान मांगा। तो बोला भगवान प्लीज मुझे हेल्प करो। तो भगवान कहता ठीक है तेरे को क्या चाहिए? बोला भगवान मुझे भी वरदान दो। भगवान कहता ठीक है मैं वरदान जरूर देता हूं, लेकिन जो मैंने गलती तेरे पड़ोसी के साथ की थी वो गलती मैं नहीं करूंगा। 2 कंडीशन है कि तू एक ही वरदान मांग सकता है, सिर्फ एक ही वरदान, और जो तू एक वरदान मांगेगा ना उसका आधा तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। बोल तेरे को क्या चाहिए? सिर्फ एक ही वरदान मांग सकता है और जो तू मांगेगा ना उसका आधा तेरे पड़ोसी को मिलेगा। वो 1 मिनट सोचता है और कहता है हे भगवान आप यह नहीं समझना कि मैं आपसे अपनी आंखें मांग लूंगा, नहीं, क्योंकि आज के समाज में मनुष्य इस आंखों के द्वारा दूसरों का असफलता देखना पसंद करता है। भगवान आप प्लीज ये नहीं समझना कि मैं आपसे अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए मांगूंगा, नहीं, क्योंकि आज के समाज में मनुष्य इस बुद्धि के द्वारा षड्यंत्र रचता है कि दूसरे कैसे दुखी होवे। अरे भगवान आप तो प्रेम के सागर हो, अगर मुझसे को आपसे कुछ मांगना ही है तो मैं यही मांगूंगा कि आप मेरे दिल में इतना स्नेह इतना प्रेम भर दो ताकि मैं अपने पड़ोसी को माफ कर सकूं। और हे भगवान अगर इसका थोड़ा सा भी प्रेम मेरे पड़ोसी के दिल में चले गया तो हे प्रेम के सागर मेरा ये जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। सफलता के लिए मनोदशा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने स्वयं से प्रेम करें, अपने परिवारजनों से प्रेम करें, समाज से प्रेम करें। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रेम के सागर उस परमात्मा के साथ याद करें और या उनसे योग लगाएं। ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय भी आप सभी के प्रति यही शुभ भावना। ठीक है, इस सेशन के बाद हम आपको बताएंगे, राइट? सेशन के बाद आप बहन को बताना। हाँ ओके, मैं इसको तो एंड करता हूँ। बस सफलता के लिए स्वयं के प्रति प्रेम, सर्व के प्रति प्रेम, और ये तभी हो सकता है जब हम उस प्रेम के सागर के साथ संबंध जोड़े। तो इस विद्यालय का भी बस यही शुभ भावना, शुभकामना है। एक एंड बात करके एक छोटी सी शायरी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। फूल की हर कली खुशबू दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज का हर किरण रोशनी दे आपको, हम तो सिर्फ राह दिखाने वाले हैं, देने वाला हर खुशी दे आपको, देने वाला हर खुशी दे आपको। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। एंड में हम उस परमात्मा को 2 मिनट बहुत प्रेम से याद करेंगे और फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो एक बहुत सुंदर गीत आपके लिए बजेगा, वो गीत के शब्दों को आप देखना। उस गीत में ऐसा होगा कि अभी इस सृष्टि रूपी समय अभी एंड हो गया है, अभी उस भगवान को समझना है, सफ़र अभी एंड हो गया है, उस भगवान को समझना है और अपने घर जाना है। तो हमारा अपना घर कौन सा है? सुबह के लेक्चर में सुना होगा, वो लाल प्रकाशमय दुनिया, परम धाम, है ना? सफ़र का एंडिंग वहीं होता है। तो हम भगवान को याद करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।